आज का टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। टर्म क्या हुआ? बायो जियो केमिकल। ठीक है। साइकिल मतलब क्या होता है? चक्र। साइकिल में दो चक्का होता है ना। हाँ। तो ये जो चक्र है ये इसका कहीं छोर है, ऐसा सिस्टम जिसका कहीं और छोर नहीं हो। ठीक है। कि यहाँ से शुरू हुआ उसको कहते हैं साइकिल। ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ सेंटर में रहता है, इससे ऐसे स्पोक निकला रहता है, ये नहीं रहता है। तो ये तो साइकिल का जो है, बाइसिकल का जो चक्का होता है ये तो बराबर दूरी पर होता है, लेकिन प्रकृति में जो होता है वो जोरी नहीं बराबर होगा। लेकिन वो वहीं पर जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर चलना शुरू हो जाए और पता ही नहीं चले कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो इसको कहते हैं साइकिल। तो इस तरह का साइकिल जो है हम लोग बायोलॉजी में बहुत सारा साइकिल देखते हैं। ठीक है। तो इसको एक साथ रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो टर्म है बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो मतलब जीवित पदार्थ, ठीक है, जीव जंतु पौधे। और जियो क्या हो गया? जियो मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ मतलब मीनिंग वाला अर्थ नहीं, धरती। और केमिकल मतलब कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे कि कैल्शियम, कार्बन, ये सब जो है। तो ये इसका चक्र है, मतलब ऐसा मतलब कि तत्व पदार्थ है जो पृथ्वी से जीवों तक जाता है और जीवों से फिर पृथ्वी में रिटर्न हो जाता है। तो इस तरह का जो इसका गति होता है इसी को कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। इसका अध्ययन किसमें करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं? इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। इकोलॉजी और अर्थ साइंस। साइंस में भी जो है ना, अर्थ साइंस अलग से पढ़ाई होता है, तो अर्थ साइंस में इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका और भी नाम है, इसको कहते हैं सबस्टांस टर्नओवर, वस्तुओं का जो है बदलना। ठीक है। या फिर साइक्लिंग ऑफ सबस्टांसेस। सबस्टांस मतलब पदार्थ, तो पदार्थों का साइक्लिंग हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक का जो यूज करने वाला सामान होता है वो टूट फूट जाता है, तो उसको फिर से कंपनी में दे करके फिर गला करके नया सामान बना देते हैं। ऐसा होता है ना। तो रीयूज होने वाला होता है, रीयूजेबल। तो ऐसा जो है रिसाइकिल होने वाला काम तो हम लोग कुछ देखते हैं, लेकिन प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं सभी चीज़ों का रिसाइकलिंग होता है। जितने भी हम लोग देखते हैं दुनिया में पेड़ पौधे, वो फिर से कैसे आ जाते हैं, उनको जो जरूरत है वो सामान उसको फिर से कैसे मिलता है। तो हमेशा नया चीज नहीं आता है, वही बार बार रिपीट होकर के आता है। इसका पाथवे क्या है, इसका रास्ता क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस, जो भी पदार्थ है वो केमिकल है, ठीक है, मूव्स, वो मूव करता है, गति करता है, कहां से कहां जाता है? बायोटिक टू एबायोटिक, जीवों से प्रकृति की ओर जाता है। एबायोटिक का क्या क्या अंग है हमारे वातावरण का? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या हुआ? पृथ्वी का भूभाग, ठीक है। और एटमॉस्फेयर क्या हो गया? वायु का भाग, ठीक है, वातावरण का। और हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया? जल का भाग, ठीक है। तो तीन तरह का ये जो हम लोग देखते हैं कि भूमि, जल, वायु, तीनों को मिला करके ये जो जलवायु बनता है ये एबायोटिक होता है। इसमें ये जीवित चीज नहीं है। अब केमिकल एलिमेंट, ये जो कह रहे हैं कि केमिकल का साइकिल है, तो उसका क्या क्या एलिमेंट है? इसका एलिमेंट है Ca, CH, Hg, N2, O2, P, SeS और भी कुछ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म जानना है। तो Ca क्या हो गया? कैल्शियम। C किसका सिंबल है? कार्बन का। H किसका सिंबल है? हाइड्रोजन का। Hg किसका सिंबल है? याद है? ये है पारा का, मरकरी का। किसका है? N2 किसका है? नाइट्रोजन का। O2 किसका है? ऑक्सीजन। और P किसका है? फास्फोरस। किसका है? और Se किसका है? सेलेनियम। और S किसका है?
और पोटासियम का होता है के। इसके पिछले वीडियो में बताए थे। तो यही सब जो तत्व है ये बार बार अलग अलग रूपों में घूमते रहता है बायोटिक से एबायोटिक में। अब फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कैसे प्रवाह होता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे चलता है एनर्जी। तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट है। सनलाइट मतलब सन के द्वारा जो लाइट आता है, प्रकाश की किरणें, वो सूर्य से आता है। तो ये सनलाइट कहाँ से आता है, सन से आता है। तो प्रकाश का सोर्स, जो सोर्स क्या हुआ, सन। तो ऊर्जा का भी सोर्स क्या हुआ, सन। तो ये किसके लिए है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, जो हम लोग बाहर में जो प्रकाश को देख पाते हैं, उसके लिए सनलाइट है। तो सनलाइट क्या करता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेनली जो है इसको मिला करके एक प्रोडक्ट बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, और वो फिर एनर्जी का सोर्स बनता है। और उसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जिंदगी में प्रयोग करते हैं, सभी जीव उसका उपयोग करते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये उत्पादक है, पौधे होते हैं ना उत्पादक, उत्पादक कैसे उत्पादन करता है, ये सनलाइट के द्वारा, और उसके पास क्लोरोफिल होता है, और उसको खा करके कौन जिंदा रहता है, शाकाहारी। और शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। और उसको कौन फिर पचा देता है, अपघटक। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर से फिर बाद में फिर वो आ जाता है वातावरण में, वहां से फिर उत्पादक लेता है। ठीक है। तो इस तरह से उत्पादक जो है, प्रोड्यूसर प्लांट्स जो है, वो कार्बन कहाँ से लेता है, वातावरण से लेता है। कहाँ से लेता है, किस, उसका क्या रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ऑक्सीजन निकलता है इससे। ऑक्सीजन फिर सभी जीव उसका उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे फॉर्मूला को, कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये ग्लूकोज है। ठीक है। एनर्जी का यही सोर्स है जीवों के लिए। तो ये कैसे बना, इस फॉर्मूला को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन हमको चाहिए ना। ये कार्बन किससे आ रहा है, CO2 से आ रहा है। तो CO2 से आ रहा है तो C यहाँ पर कितना चाहिए हमको, 6 चाहिए ना। तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। किससे करेंगे, 6 से। तो 6 कार्बन हमारा पूरा हो गया कि नहीं। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 12 चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन H2 में कितना है, 2। तो हमको कितना गुना चाहिए, 6 गुना चाहिए ना। तो यहाँ पर 6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये 6 दूना 12 हो गया। तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया कि नहीं। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना बचा, 6 चाहिए, और ऑक्सीजन हमको यहाँ कितना मिल गया। देखो यहाँ पर O में कोई पावर नहीं ना है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6O हो गया। ठीक है। और यहाँ 6 × 2 कितना हो गया, 6 दूना 12, अब 12 6 18, 18 को हमारे पास ऑक्सीजन बच गया यहाँ पर, जो जरूरत यहाँ पर आया। और हमारे पास उपयोग कितना हुआ, 6 गो। तो 6 गो उपयोग हुआ तो कितना रेस्ट बच गया, 12 गो बच गया। तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये O2 जो मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, तो इसको भी 6 से गुना करेंगे, तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाया, ऑक्सीजन निकल गया। ये क्रिया कहाँ होता है, ये क्रिया होता है पौधे में, प्लांट संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें इस तरह से प्रकाश के किरण के सामने और उसका उपयोग करके क्लोरोफिल के साथ में ये काम होता है। तो ये ऊर्जा बन गया। और फिर इसी ऊर्जा को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं, हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में रहता है, और हम लोग श्वास जो लेते हैं तो उसमें क्या लेते हैं, श्वास में हम लोग उसका श्वास का कौन सा पार्ट उपयोग करते हैं, एयर का ऑक्सीजन उपयोग करते हैं। इसी का उल्टा रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है कि ऑक्सीजन जो मिल करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, और तोड़ करके क्या बनाएगा, H2O और CO2। तो वो CO2 हमारे गैस श्वास से फिर निकल जाता है। तो और इसके द्वारा एनर्जी फिर हमको मिलता है। तो जो सन रे से, सन लाइट से एनर्जी यहाँ पर रिजर्व हुआ,
वो हम लोगों के शरीर में फिर से आ जाता है। तो एक ये प्रोसेस है, ये एक तरह से 22 वर्षा हो गया कि बाहर में प्लांट्स में इस तरह से इसको स्टोर किए और इसको फिर हम लोग उपयोग करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जो है कुछ कैश हमारे पास पैसा है और जरूरत हमारे पास 500 रुपया और हमारे पास रुपया है 5 लाख रुपया, तो उसको क्या करेंगे, पास में रखेंगे, उसको स्टोर कर देंगे बैंक में, ठीक है। तो बैंक में उसको स्टोर कर दिए, लेकिन फिर जब जब जरूरत होता है तो एटीएम हमारे पास रहता है, एटीएम से फिर पैसा निकाल लेते हैं, यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो एटीएम का फिर काम करता है। तो हम जैसे श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर में जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया, ठीक है। उसके द्वारा फिर हमको एनर्जी मिलता है। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। सनलाइट एनर्जी सोर्स के रूप में प्लांट्स उसको उपयोग करता है और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है, उसको हम लोग अपने बॉडी में लेते हैं, सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे भी, और उसको फिर ऑक्सीजन की सहायता से क्या करता है, उस एनर्जी का उपयोग करता है और जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। तो वेस्ट मटेरियल क्या हुआ, CO2 और H2O। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सनलाइट में जो अवेलेबल है जो जीव जंतु उसका उपयोग करता है। लेकिन एक जगह ऐसा भी है हमारे धरती पर जो सागर है, समुद्र है, उसके निचले स्तर पे, सबसे नीचे तल में सनलाइट पहुंचता होगा, वहां तो नहीं पहुंचता है। तो ऊपर पहुंचता है, कुछ दूर तक हिट जाएगा। अब बहुत जो अंदर में सबसे लो लेवल पर है, वहां पर जो है सनलाइट नहीं पहुंचता है। तो वहां पर क्या होगा, वहां के जीव जंतु जो होते हैं वो कैसे जिंदा रहता है, उसको एनर्जी कैसे मिलता है। तो यही है डीप सी में, डीप सी मतलब गहरे सागर में विदाउट सनलाइट की क्रिया होता है, ठीक है। तो वहां पर जो है सनलाइट का जरूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी जरूरत नहीं होता। वहां पर कैसे होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा काम होता है, ठीक है। वहां पर सोर्स क्या है एनर्जी का, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही एनर्जी का सोर्स है। तो वहां पर क्या होता है, सल्फर साइकिल से काम निकलता है, वहां पर सल्फर के द्वारा ये काम होता है। और वहां जो छोटे छोटे जीव रहते हैं वो सल्फर का उपयोग करके एनर्जी को लेता है। तो दो क्रिया होती है हमेशा केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। दो क्रिया है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से हमेशा अभिक्रिया कराया जाता है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से जो क्रिया रिएक्शन होता है तो जो कंपाउंड बना, रिडक्शन में उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो ये सल्फर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से सल्फर साइकिल बनता है और सल्फर साइकिल का उपयोग वहाँ के जीव डीप सी में करते हैं। तो सल्फर से सल्फाइड और सल्फाइड से सल्फेट बनता है, उसका उपयोग करता है। तो रिडक्शन में उसका अपोजिट हो जाता है। सल्फर का नीचे फिर और देखेंगे हम लोग। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये ना जीव जंतु है हमारे यहाँ धरती पर। क्या है, सजीव बायोटिक प्लांट्स, जो बायोटिक जो एनिमल्स या प्लांट्स है वो प्लांट्स है, और एनिमल्स है जीव जंतु, ये क्या करते हैं, टेम्पोरेली, कुछ देर के लिए। हम लोग जो खाना खाते हैं क्या वो परमानेंट हमारे बॉडी में रहता है, उसका उपयोग करते हैं, हटा देते हैं, निकल जाता है। तो उसका उपयोग जो होता है वो टेम्पोरेली होता है, यूज हम लोग यूज करते हैं किसका, कार्बन का। मेन इसमें कार्बन है, ठीक है। उसका कार्बन का टेम्पोररी यूज करते हैं इन देयर सिस्टम्स, अपने बॉडी के सिस्टम में। थोड़ा देर के लिए लिए, उसका उपयोग कर लिए और उसके बाद क्या करते हैं, देन रिलीज, उसको छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं, इट बैक, उसको जहां से लिए वहां छोड़ दिए। कहाँ से लिए थे, इनटू एयर, हवा में छोड़ दिए, या सराउंडिंग मीडियम, जो आसपास का जो वातावरण है, हम जहाँ रहते हैं वहीं से ना हम लोग कार्बन लेते हैं, तो हम छोड़ेंगे कहाँ, वही छोड़ेंगे। तो प्लांट्स एनिमल्स जो होता है वो कार्बन का उपयोग टेम्पोररी रूप में करता है, कुछ देर के लिए करता है और उसको छोड़ देता है। इस तरह से यह साइकिल चलता है। लेकिन कभी कभी ये जो है कार्बन स्टोर हो जाता है, तो जिस चीज़ों में स्टोर हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए तो उसको कहेंगे रिजर्वॉयर्स, ठीक है। वो संग्रह हो गया जहाँ पर, तो रिजर्वॉयर्स क्या है,
द प्लेस ऐसा जगह है वेयर द केमिकल्स, यही केमिकल है ना, आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय के लंबे अवधि तक। अगर कोई केमिकल, कोई कार्बनिक पदार्थ किसी जगह पर, प्लेस पर वो रह जाए, इन वन प्लेस, एक ही जगह पर रह जाए, तो उस जगह को क्या कहेंगे? रिजर्वॉयर्स। इसका एग्जांपल खान। हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे सब जो है भूकंप में या किसी प्राकृतिक घटना के कारण मिट्टी के अंदर चल जाता है, तो वहां से वो कार्बन फिर निकल पाता है आसानी से? नहीं निकल पाता है, तो बहुत लंबे हजारों साल तक एक ही जगह पड़ा रहता है, तो उससे उसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रूप बदल जाएगा, लेकिन वो एक ही जगह पर रहता है, और वो फिर वो हम बाद में उसको उपयोग करते हैं, बहुत वो संपीड़ित हो जाता है, बहुत डेंस बन जाता है। जैसे कि हम लोग कोयले की खान में देखते हैं, तो लकड़ी से क्या बन जाता है? कोयला। कुछ जीव जंतु जो है समुद्री इलाके में, वहाँ पर क्या बन जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस तरह से कोयले की खान या पेट्रोलियम का खदान जो है वो रिजर्वायर्स के रूप में होता है। ठीक है, लेकिन वहां से भी निकलता है लंबे समय तक, और वो फिर प्रकृति में लौट जाता है। अब इम्पोर्टेंट साइकिल कौन कौन सा है? इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल हैं, तो सब अपने प्रकृति में घूम रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो मुख्य रूप से है इसका कार्बन साइकिल। कौन सा है? ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से है कार्बन साइकिल। तो कार्बन साइकिल में कार्बन का चक्र क्या है, इसको हम जनरली समझेंगे कि कार्बन कहाँ पर है? एयर में। किस रूप में है? CO2। कितना है वायु में? कार्बन की मात्रा कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। बहुत कम है ना, लगता है ना बहुत कम है, इतने ही काफी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो एयर में बहुत कम है, लेकिन इसका सोर्स यही है। यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो कहाँ जाता है? प्लांट्स में जाता है। कहाँ जाता है? प्लांट्स में। पौधा उसको उपयोग करके अपने ग्लूकोज के रूप में सुरक्षित करता है, अंदर लेता है वो हवा से, या फिर वाटर में भी डिजॉल्व हो जाता है। पानी का जो क्षेत्र है ये CO2 कुछ मात्रा में पानी में भी घुलनशील होता है, तो पानी से भी उपयोग करता है। पानी में जो पौधा होता है वो वहाँ का CO2 जो घुला हुआ है उसका उपयोग करता है, और इस प्लांट से या वाटर से कुछ वो जो कार्बन है वो किस में जाता है? एनिमल्स में जाएगा। और एनिमल्स क्या करेगा? एनिमल्स उपयोग कर लिया तो एनिमल्स जो है या तो डिके होगा, मरेगा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो वो फिर डिकम्पोजर के द्वारा कहाँ चल जाएगा? एयर में। या फिर वो दब गया कहीं रिजर्वायर बन करके, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, नाम सुना है ना, जीवाश्म ईंधन, तो वो जीवों का ईंधन है, उसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ये भी अगर बाहर में जब आता है तो जब जलाते हैं तो वो वातावरण में फिर कार्बन फिर निकल जाता है, तो ये एयर में चल जाता है। तो इस तरह से साइकिल क्या हो गया? एयर से निकला, एयर में चल गया ना, एयर से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से फिर डिके होकर के या फॉसिल फ्यूल बना तो ईंधन में बन के जल जाएगा, और डिके हुआ तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके एयर में दे देगा तोड़ के। तो इस तरह से एक साइकिल नहीं बन गया? तो ये कार्बन का साइकिल हुआ। इसी को और क्या देख सकते हैं, सोर्स इसका CO2 है, पानी में भी और हवा में भी, और कार्बोनेट भी है। कुछ कुछ जो है चट्टानों में भी रहता है। हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट देखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कार्बन है कि नहीं है? तो चट्टानों में भी रहता है कार्बन, इसका भी उपयोग होता है। तो कार्बोनेट, फॉसिल फ्यूल, ये सब सोर्स है कार्बन का। खाली एयर में तो ज़्यादा मात्रा में रहता है, ये सब में भी कुछ कुछ रहता है। अगला साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन का क्या हमारे ज़िंदगी में कुछ योगदान है? हमारा जो शरीर बना है इसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी इसका जो सोर्स है क्या है? नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? हवा में, वायु में पाया जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? कितना % होता है?
एयर का जो जितना मैक्सिमम एयर है वो 78%। अब सोच लो कि 100 में 78 जो है वो क्या है, नाइट्रोजन ही है। ठीक है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नाइट्रोजन की संख्या भी उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। इसको एयर से एयर में N2 के रूप में रहता है। ये हमारे जीवन में कैसे आता है, इसको कौन लाता है, इसका चक्र कैसे चलता है, इसको समझना है। इसका चक्र देखिए, एयर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इस क्रिया को कहते हैं अमोनिफिकेशन। ये जो बैक्टीरिया काम करता है, जैसे कि दलहनी पौधे के जड़ में रहता है ना राइजोबियम, तो ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसको क्या करेगा, उसको मिट्टी में, जड़ में, जहां उसको जरूरत है वहां फिक्स कर देगा, उसको बदलता है। N2 को किस रूप में बदलेगा, NH4 प्लस में। NH3 क्या होता है, देखो NH3, इसका नाम क्या है, अमोनिया। क्या नाम है, अमोनिया का फॉर्मूला है। इसमें एगो और H जोड़ दिया, ठीक है, तो बेसिया ना हो गया, ये ज्यादा हुआ इसीलिए एक प्लस चार्ज इस पर है। ठीक है, तो ये अमोनिया से बना है इसीलिए अमोनियम हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया, अमोनियम। और अमोनियम बनने की क्रिया को कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है। ठीक है, ये जब अमोनियम बन गया तो ये इसका फिर रूप और बदलेगा। फिर दूसरा बैक्टीरिया होता है और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन को हटा करके इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये नाइट्राइड बनाता है। तो ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है ये नाइट्राइड्स में बदलता है, मतलब NO2 माइनस में बदलता है। इस क्रिया को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्रिया अलग हो गया ना, यहाँ पे क्रिया क्या था, अमोनिफिकेशन, और यहाँ पर क्रिया क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन। ये बदलने वाला कौन था, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाम अलग अलग रखेंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया भी अलग है। और NO2 माइनस जो है इसको यही बैक्टीरिया फिर दूसरा बार क्रिया करके वो नाइट्रेट्स बनाता है, NO3 माइनस। ठीक है, और ये भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है और इसको भी जो है नाइट्रिफिकेशन ही कहेंगे। NO2 से NO3 बनाया, और NO3 जब बन गया यही हमारा उपयोगी चीज है। NO3 को क्या करता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स से उपयोग करता है। उसके लायक नाइट्रोजन क्या है, NO3। नाइट्रेट्स को उपयोग करता है, प्लांट्स नाइट्रोजन के किस रूप को उपयोग कर सकता है, तो नाइट्रेट्स को करता है। इसलिए नाइट्रेट बनाने में ये बैक्टीरिया उपयोगी है। नाइट्रेट्स जब बन गया तो उसको प्लांट्स क्या करता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या हुआ, उसको अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एसिमिलेशन प्रोसेस से प्लांट्स NO3 को अपने अंदर लेता है और उसका उपयोग वो जो भी फ्रूट्स बनाता है वो अपने फ्रूट्स बनाने में, सेल डेवलपमेंट में उसका उपयोग करता है। प्लांट्स में, प्लांट्स को हम लोग खा करके हम यूज करते हैं। तो प्लांट्स से किसने गया नाइट्रोजन, एनिमल्स में गया। और एनिमल्स भी और प्लांट्स भी जब डेड होता है, मरता है, तो सड़ करके उसका उपयोग कौन करता है, डिकम्पोजर्स। अवघटक उपयोग करता है उसका। और अवघटक उपयोग जो करता है, अवघटन का कार्य ये तोड़ तोड़ करके उसको फिर अमोनियम बना देता है। क्या बना देता है, अमोनियम। अमोनियम बना तो फिर ये ऐसे चक्र घूमता है। एक साइकिल नहीं बन गया ये, यहाँ से भी ऐसे आकर के ऐसे चक्र बन गया, तो एक साइकिल हुआ कि नहीं। यही साइकिल को पढ़ना है कि कैसे एक ही चीज जो है बार बार घूमता है। यहाँ से कुछ नाइट्रोजन जो है वो मुक्त होकर हवा में भी चल जाता है, यहाँ तक रहेगा तो ये यही घूमते रहेगा। तो इस तरह से तो ये हवा से, जीवाणु से होते हुए फिर हवा में चल जाता है। बायोटिक टू एबायोटिक ये नाइट्रोजन साइकिल भी चलता है। ठीक है, इसी तरह से है न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक तत्वों का एक चक्र। ये न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पानी में, एक तालाब में। तालाब में होता है, समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये क्या हुआ, फाइटो मतलब होता है पौधा, क्या होता है, पौधा, प्लांट्स।
तो समुद्रों में जो डूबा हुआ छोटे छोटे पौधे होते हैं वो उसको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और इसको खाता है जो उसी में छोटे छोटे जीव उसको कहते हैं जू प्लैंक्टन। समुद्री जीव है जो बहुत सूक्ष्म होता है। तो जू प्लैंक्टन किसको खाता है? फाइटोप्लैंक्टन को। और जू प्लैंक्टन को खाता है छोटी छोटी मछलियाँ, और छोटी मछली को फिर बड़ी मछली खाती है। तो इस तरह से ऊर्जा का स्रोत चलता है, फूड चेन से जुड़ा हुआ सभी जीव है। तो इसका भी साइकिल चलते रहता है, फिर वो मरता है, फिर खत्म होता है, फाइटोप्लैंक्टन उसका उपयोग करता है। ऑक्सीजन साइकिल उसी तरह से है। ऑक्सीजन साइकिल में कौन चलेगा? ऑक्सीजन का चक्र चलेगा। तो ऑक्सीजन के लिए मुख्य रूप से दो क्रिया है, फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का उपयोग किसके द्वारा होता है? H2O से होता है, और CO2 में भी O है। इसका उपयोग जो है ऑक्सीजन करता है वो फोटोसिंथेसिस में, और रेस्पिरेशन में हम लोग उपयोग करते हैं, वो फिर हवा में जाता है। ये ऑक्सीजन का चक्र चलते रहता है, डिके होता है, सड़ना गलना, फिर बाद में बाहर निकल जाता है। अगला साइकिल है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस का उपयोग जो है कैसे होता है? ये फास्फोरस क्या है? एक तो तत्व है, एक एलिमेंट है, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मतलब जो जीवित नहीं है, ऑर्गेनिक मतलब जीवित हो गया, जीवित पदार्थ, ठीक है। इनऑर्गेनिक क्या हो गया? ये निर्जीव नहीं हुआ, जो जीवित नहीं है। तो कोई तत्व जैसे लोहा है, तांबा है, ये जीवित तो नहीं है ना। तो इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, वो इनऑर्गेनिक में करते हैं, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का। तो ये फास्फोरस कहाँ रहता है? इसका सोर्स क्या है? ये वाटर कॉलम के रूप में रहता है, ये फॉस्फेट्स के रूप में रहता है। चट्टानों में पिघलते पिघलते बहुत जगह देखते हैं, गुफा में बहुत सारी मूर्तियां बन जाती है फास्फोरस के कारण। तो ये फास्फोरस वाटर में भी रहता है। तो ये इनऑर्गेनिक पी के रूप में है। इसको इनटेक करता है बाय प्लांट, प्लांट्स इसको अपने अंदर लिया, तो ये क्या बन गया? ऑर्गेनिक। जब जीवा में गया, घुसा तो अंदर हुआ, तो ये ऑर्गेनिक पी बन गया फास्फोरस। और घास में जब आया, पौधे में जब आया, तो ग्रेजिंग के द्वारा, घास चरता है ना पशु पक्षी, पशु जो है वो जैसे कि बकरी है, गाय है, घास खा गया, तो ग्रेजिंग हुआ, ग्रास को खाने वाला, और या फिर प्रीडेशन, इसका शिकार किया या हम लोग खा लिए, तो ये फिर ऑर्गेनिक पी में, मतलब एनिमल्स में चल गया, प्लांट से एनिमल में चल गया, ये भी ऑर्गेनिक पी हुआ फास्फोरस। और जब ये खत्म होगा, सड़ेगा, या यहाँ से भी सड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? ये डेथ होने पर डिकम्पोज हो जाएगा। प्लांट्स भी सड़ेगा तो डिकम्पोज होगा, इनऑर्गेनिक पी अलग हो जाएगा, फास्फोरस अलग हो जाएगा। या फिर एक्सक्रेशन द्वारा हम लोग उत्सर्जन जो करते हैं, शरीर से जो गंदगी बाहर निकलता है, उसके द्वारा भी ऑर्गेनिक पी इनऑर्गेनिक पी में बदल जाता है। तो इनऑर्गेनिक पी बाहर हो गया। फास्फोरस का गुण है वो चमकता है। एक है सल्फर साइकिल, ठीक है। सल्फर साइकिल भी बहुत बड़ा है। ये सल्फर का क्या है? एस है, लेकिन ये किस रूप में रहता है? सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। इसका हम लोग देखेंगे चक्र यहाँ पर कि इस तरह से सल्फर का जो है ये सल्फेट के रूप में बहुत एक्टिव रहता है, ठीक है। सल्फर का क्या हो गया? फॉर्मूला एस हुआ, और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हुआ? SO2, और सल्फेट का क्या हुआ? SO4। इस पर 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। 2 माइनस मतलब इसको 2 गो प्लस होना चाहिए, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है? H2SO4। तो इस पर माइनस चार्ज 2 रहता है, तो चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत है। तो ये देखिए प्लांट्स के द्वारा अपटेक किया जाता है, प्लांट्स इसको ले लेता है, उपयोग करता है। इधर से देखेंगे एब्जॉर्ब्ड और मिनरल सल्फर, ये एब्जॉर्ब होकर के बाहर से मिनरल्स बन जाता है। एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन, बाहर से हवा से ये डिपोजिट होकर के ये सल्फेट बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक सल्फर, सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक जीवों से भी बदल करके सल्फेट के रूप में आता है। एलिमेंटल सल्फर, एलिमेंट से जो एस है उससे भी ऑक्सीडेशन के द्वारा सल्फेट बनता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो एस सल्फर है, एस में ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुआ तब ना SO4 बना, SO2 बना, SO बना होगा, SO2 बना होगा, SO3 बना होगा, SO4 बना।
तो ये ऑक्सीडेशन के द्वारा एलिमेंटल सल्फर से सल्फेट बना। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन के द्वारा भी ये रिड्यूस्ड होकर के, ठीक है, रिड्यूस्ड सल्फर बनता है। रिड्यूस्ड मतलब घट जाना, ऑक्सीजन उससे निकल जाना। ऑक्सीजन इससे निकाल करके जब हटा दिया जाता है तो रिडक्शन क्रिया होता है, तो ये क्या बनता है फिर H2S या HS बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इस तरह से सल्फर का क्रिया जो है ये इधर से उधर होते रहता है, ये बदलते रहता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इसका नेट है। तो सल्फर का चक्र भी हमारे प्रकृति में होते रहता है। एक है मरकरी साइकिल। मरकरी क्या हुआ, पारा, क्या हुआ, पारा। लैंड टू ओशियन, ये मरकरी कहाँ पाया जाता है, हमारे भूमि में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है, ऊपर धरती के सरपटी में ऊपर के भाग में पाया जाता है। इसका जो है वेट डिपोजिशन होता है या ड्राई डिपोजिशन होता है टू एटमॉस्फेयर। ये दोनों तरह से वायु में जाता है, उत्सर्जन होता है इसका। इसका उपयोग जो है बैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है, पुराना जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इसका उपयोग करता है। कन्वर्टेड, इसको कन्वर्ट करके क्या बनाता है, मिथाइल मरकरी। मिथाइल, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। तो इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, CH3, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। तो एक जो इसका माइनस चार्ज हुआ तो वो Hg उसके साथ जुड़ गया, तो मिथाइल मरकरी एक नया कंपाउंड बनाया। ये कौन बनाता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो इसने किसका उपयोग किया, Hg का। तो फिर यह बैक्टीरिया का जब उपयोग होता है तो उसको जो है फिर प्लांट्स में, एनिमल्स में चल जाता है, तो वो बायो एक्यूमुलेट होता है, मतलब जमा होता है। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। इन मेराइन स्पीसीज, मेराइन मतलब समुद्री, समुद्र में जो जीव होता है, जो जातियां हैं स्पीसीज, उसमें ये जमा होता है। उसका एग्जाम्पल है जैसे टूना, स्वॉर्ड फिश, ये कहाँ पाया जाता है, मेराइन में, समुद्र में। उसमें ये चीज फिर जमा होता है, और इसके द्वारा फिर बड़े बड़े मछलियों में चल जाता है, मछलियों से फिर जीव जंतुओं में आ सकता है ये। तो इसका एक साइकिल बन जाता है। एक है वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल जो है हम लोग बचपन से पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं कि पानी कैसे चलता है प्रकृति में। पानी जो स्थिर है वो चलते रहता है। हम लोग जितने पानी उपयोग करते हैं, पानी कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे से ट्यूबवेल के द्वारा निकाल करके उसका उपयोग करते हैं, फिर पानी चल जाता है। तो नदी नाले बहते हुए कहाँ चल जाता है, समुद्र में, और समुद्र से फिर वो भाप बन करके, वाष्प बन करके कहाँ जाता है, वायुमंडल में, और वहाँ से फिर वो बर्फ में या ध्रुव पर, या फिर वहाँ से पिघल करके फिर वर्षा के रूप में कहाँ आता है, धरती पर। धरती पर से फिर नदी नाले बहते हुए समुद्र में चल जाएगा, और कुछ मात्रा ग्राउंड वाटर में चल जाएगा। तो इस तरह से ये चक्र चला, ये क्या हुआ, वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल को हम लोग इस तरह, उसी को हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए वाटर स्टोरेज इन ओशियन। वाटर का स्टोरेज कहाँ है, कहाँ संग्रह है पानी का, सबसे ज्यादा पानी संग्रह है समुद्र में। यहाँ से ये क्या हुआ, इवेपोरेशन से द्वारा इवेपोरेट होकर के वाष्प बन करके ये वायुमंडल में गया, और वहाँ फिर ठंडा होता है कंडेंसेशन के द्वारा, ठीक है। ठंडा होने के बाद ये या तो बर्फ बनता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ देर रहता है। तो वाटर स्टोरेज इन आइस या स्नो के रूप में रहता है, फॉग के रूप में रहता है, ठीक है। और वहाँ से जब ठंडा होता है, एंड एटमॉस्फेयर, तो ये वायुमंडल में होगा, और वहाँ से जब ये पिघल के आता है, या तो स्नो मेल्ट होगा, बर्फ पिघलेगा तो फिर वो आएगा धरती पर, या फिर रेन के द्वारा धरती पर आएगा, और वो आकर के सरफेस पर आएगा हमारे धरती पर, तो सरफेस रन ऑफ होगा। तब यहाँ से जब पानी चलेगा तो फिर कहाँ चलेगा, या तो कुछ चल जाएगा ग्राउंड वाटर में चल जाएगा, और कुछ चल जाएगा नदी नाले होते हुए समुद्र में, और ग्राउंड वाटर में जो जाता है वो भी धीरे धीरे समुद्र में ही मिल जाता है। इस तरह से ये पानी का साइकिल चला। तो वाटर साइकिल ये हम लोग के लिए आसान है समझने में। फिर है हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोजन साइकिल क्या है, हर जगह देख रहे हैं कि कोई भी क्रिया नहीं करने वाला एलिमेंट है तो हाइड्रोजन वहाँ पर अवेलेबल रहता है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ आया,
तो कह रहा है कि एच जो हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस कैसे होता है, तो इसका क्रिया जो प्रोडक्शन का क्रिया है उसको कहते हैं हाइड्रोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजेनेसिस। हाइड्रोजेनेसिस की क्रिया से हाइड्रोजन बनता है। और एक और क्रिया है नाइट्रोजेनेसिस, नाइट्रोजन बनने की क्रिया, तो उसमें भी हाइड्रोजन बनता है। तो ये कहाँ होता है विशेष रूप से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों में। और किस क्रिया से बनता है? फर्मेंटेशन के द्वारा। फर्मेंटेशन अगर होता है किण्वन, तो इससे भी हाइड्रोजन बनता है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन। किस लिए? तो रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए उसका ऑक्सीजन रिड्यूस किसको करेगा? ऑक्सीजन को रिड्यूस करेगा। तो क्या कन्वर्ट होता है? CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे बनेगा CH4, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन बन जाएगा। तो ये कन्वर्ट कौन करता है? हाइड्रोजन के द्वारा ना हुआ। SO2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में, Fe3 प्लस जो है Fe2 प्लस में हो जाएगा। तो ये फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स इरप्ट मैग्मा विद H2। ये क्या है? इरप्शन होता है मैग्मा का। कहाँ से होता है? जैसे कि धरती में हमारा, धरती के अंदर जो बहुत सारे गर्म पदार्थ हैं वो ज्वालामुखी के द्वारा भेंट करता है, इरप्ट करता है। उसमें जो मैग्मा निकलता है उसके साथ बहुत सारे धूलकण और वाष्प निकलते हैं, उसमें भी H2 का बहुत सारा निष्कासन होता है। तो हाइड्रोजन हमारा जो है वायुमंडल में कहाँ से आया? तो मैग्मा से बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ सम मिनरल स्पीसीज, कुछ स्पीसीज का फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश, लाइट होता है, ठीक है। लाइट के द्वारा, ऑक्सीडेशन के द्वारा जब कुछ स्पीसीज करता है क्रिया, तो उससे भी हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है। तो हाइड्रोजन बनता है और कुछ हाइड्रोजन जब एयर से हमारा ऊपर चल जाता है, हल्का होता है ये, तो हमारे वायुमंडल से बाहर भी चल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न तरह के साइकिल हमारे लिए वायुमंडल में है, जिसका अध्ययन हम लोगों को करना है। इसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि ये सभी तत्व जो है या तो नष्ट हो रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये इस तरह से हम लोगों ने समझा विभिन्न तरह के साइकिल को। इस सभी साइकिल को मिला करके हम लोग कहते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है।